जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपका जूलॉजी एजुकेटर डॉक्टर एल.बी. पटेल। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट 2025 के पेपर के बारे में, क्योंकि इसमें लास्ट टाइम आ गया है। बहुत कम टाइम बचा है, लगभग 10 दिन का टाइम हमारे पास बचा है। इस दौरान हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस दौरान हम अपने जूलॉजी पार्ट को लेकर के कुछ बात करने वाला हूँ। तो बेटा, इस समय कई सारे बच्चे मुझे मिल रहे हैं, कह रहे हैं सर जो आपने पिछले कई महीनों में पढ़ाया वो हम सारी चीज़ें भूले जा रहे हैं, पेपर में भी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ये तो बेटा एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। अभी क्या हुआ, जैसे जैसे आप पास जाते जाओगे या जिस दिन आप नीट एग्ज़ाम देने जाओगे 4 मई को, आप जिस दिन आप गेट पर खड़े होगे तो वहाँ आपको लगेगा कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। ये तो बेटा हर व्यक्ति के साथ होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आप अंदर जाओगे, जैसे आपके सामने पेपर मिलेगा, आपको सारी बातें आपको अपने आप ध्यान आने लगेंगी कि मैंने ये पढ़ा था, ये इसका आंसर होगा। वहाँ सारा आप नॉर्मल हो जाओगे, लेकिन उसके पहले तो डर लगता है, ठीक ना। और स्वाभाविक की बात है, जो आपको मिलने जा रहा है, इतनी बड़ी चीज़ आपको मिलने जा रही है, उसके पहले कुछ तो आपको फील होना चाहिए ना। आपको मिलने वाला क्या है, आप ये एज्यूम करो कि आप बनने वाले क्या हो, ठीक है ना। तो ये सब सारी बातों को अपन लोग बात करेंगे कि आप अपना डर कैसे निकाल सकते हो। लास्ट टाइम पर हम जो है, हमारे पास अब वो बहुत ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम हमारे पास 10 दिन है। इन 10 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, तो वही जूलॉजी पोर्शन की बात करूँ। यहाँ देखो, पर्टिकुलर जूलॉजी पार्ट की तो बात प्रॉपर नहीं हो सकती, यहाँ ओवरऑल बायोलॉजी से रिलेटेड ही कुछ बातें होंगी। हाँ, कुछ टॉपिक जरूर हैं जो अपन लोग जूलॉजी में और बॉटनी में क्या है, अलग अलग हैं। तो मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जैसे अपन लोग बेटा जूलॉजी पोर्शन को अपन लोग 2 पार्टों में अपन ने पढ़ा था, एक 11th वाला पार्ट और एक 12th वाला पार्ट। तो अब यहाँ अलग अलग बच्चों के लिए बेटा अलग अलग थोड़ी चीज़ें, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आप बात करते हो कि जैसे कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हो या कुछ टॉपिक आपको नहीं बनते, तो उतना ज़्यादा पैनिक नहीं हो सकता वहाँ पर, क्योंकि आप 2 4 5 टॉपिक आप फिजिक्स केमिस्ट्री में छोड़ भी सकते हो। लेकिन आप एक बात कंफर्म आप सुन लो कि बेटा बायोलॉजी के बिना आप डॉक्टर तो नहीं बन सकते, ये बात कंफर्म है। बायो में बहुत अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, और बायो में कंपनसेट करना बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो जितने भी टॉपिक आपके बायोलॉजी या जूलॉजी पोर्शन में हैं, आप एक चीज़ आप गौर करके सुने, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस ये हो सकता है किसी टॉपिक से क्वेश्चन थोड़ा कम हो सकते हैं, किसी से क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिससे क्वेश्चन ना आए। बस यहाँ पर 2 कैटेगरी हो सकती है कि जो बच्चे अभी परफेक्ट स्कोर पे हैं, जो परफेक्ट स्कोर कर रहे हैं, उन्हें तो एक भी टॉपिक बायोलॉजी के या बॉटनी हो या जूलॉजी हो, उसके एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने, सारे टॉपिक कवर करने हैं। प्रॉपर एनसीईआरटी लगानी है, ठीक है, प्रॉपर एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बुकलेट आपको मिली है यहाँ बहुत की प्लस से, वहाँ से तो उसमें देखा होगा आपने हर टॉपिक वाइज आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दिए गए, तो वो क्वेश्चन आप प्रॉपर लगाते जाएं, एनसीईआरटी पढ़ते जाएं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। प्लस यहाँ हमें कोई छोड़ना तो नहीं है टॉपिक, जो बच्चे परफेक्ट स्कोर कर रहे हैं उनके लिए। हाँ, अब यहाँ पहले बात कर लेते हैं कि 11th में और 12th में जो सिलेबस है, वो बहुत बड़ा सिलेबस में अंतर है बेटा। जो 11th का सिलेबस है, चाहे वो पूरा बॉटनी का हो या जूलॉजी का हो, बहुत बड़ा पोर्शन है, और 12th का पोर्शन थोड़ा 11th के कंपेयर में छोटा। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो 12th पोर्शन से भले ही एक क्वेश्चन ज़्यादा है, बायोलॉजी पोर्शन में हमेशा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा 12th पोर्शन से ज़्यादा आते हैं, ठीक ना। जैसे आपके सामने मैंने 11th के टॉपिक डाले, 11th में बहुत बड़ा पोर्शन है, अपने आप में एक ह्यूमन फिजियोलॉजी है, एनिमल किंगडम है, बायोमोलिक्यूल है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल है। टॉपिक तो बहुत है, लेकिन यहाँ टाइम भी बहुत लगता है। देखा जाए आपने पढ़ा कितना सारा टाइम लग गया। 12th में भी चैप्टर तो हैं, लेकिन 12th का जो कंटेंट है वो काफ़ी क्या है बेटा, कम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेटेज 12th से क्या है, ज़्यादा है। तो हमें इस टाइम पर 12th का कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है, कोई सा भी चैप्टर हो। जैसे मैं आपको 12th में लेके आता हूँ, ये देखो 12th में जैसे आप बात करोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लगभग एवरेज क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटे छोटे चैप्टर है, ठीक है, इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। एवोल्यूशन, हाँ, यहाँ कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है। एवोल्यूशन में अगर आप कुछ बच्चे अगर पैनिक कर रहे हो, तो एवोल्यूशन में एटलीस्ट आपको जर्नल चीज़ें तो आप
पता होनी चाहिए। जैसे जो भी है, होमोलोगस है, एनालोगस है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, इसके एग्जाम्पल आपको एटलीस्ट आप ये कर सकते हो। बकाया कुछ चीज़ें आप छोटी मोटी भले ही आप छोड़ सकते हो, एंड टाइम पे नहीं याद हो रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप होमोलोगस, एनालोगस, एडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, ये एवोल्यूशन में ये पोर्शन तो आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक, फिर इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, डॉक्टर बनने जा रहे हो तो ये टॉपिक तो आपको आना ही चाहिए। इससे इन चैप्टरों का वेटेज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, पिछले सालों से इनका वेटेज बढ़ गया। तो यहाँ पर तो मैंने ऑन एवरेज निकाल के 3 क्वेश्चन डाले, इससे 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, यहाँ तक कि 5 क्वेश्चन भी वो डाल सकता है। तो ये अपन एक अंदाजा लगा रहे हैं कि जितने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए उसके आधार पर ये डेटा मैंने तैयार किया, लेकिन कई बार क्वेश्चन फ्लैक्चुएट करते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, इससे जनरली एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये भी याद करने वाला टॉपिक है, उसमें कुछ डेटाबेस आपको याद रखना, प्लस आपके आगे बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे बायोलॉजी पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक है। देखो यहाँ से मैंने लगभग 10 क्वेश्चन लिखे हैं, हो सकता है 11 भी हो जाएं, लेकिन 10 के 9 तो कभी नहीं होने वाले। बस ये, अब ऐसा नहीं कि बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको जूलॉजी में ही मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बॉटनी पोर्शन में आएंगे, कुछ जूलॉजी पोर्शन में आएंगे। लगभग 20 से 25% वेटेज कि कौन रखता है बेटा, ये बायोटेक्नोलॉजी रखता है। तो आप देख रहे हो लगभग 45 क्वेश्चन में से लगभग 23 से 24-5 क्वेश्चन तक 12th से आता है, जबकि इसका जो कंटेंट है बहुत कम है एज कंपेयर टू क्या 11th। अब जैसे आप 11th वाले पोर्शन देखते हो तो ना बड़ा वास्ट सिलेबस है 11th का। जैसे एनिमल किंगडम से लगभग कितने 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। एनिमल किंगडम में बच्चे परेशान हैं कि सर वो तो एग्जाम्पल याद नहीं होते, इतने सारे बेटा अपन ने टेस्ट दिए, ठीक ना, उन टेस्ट के माध्यम से प्लस यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं जनरली मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। थोड़ा कॉर्डेटा, अगर आपको एंड टाइम पे कुछ भी पढ़ना है एनिमल किंगडम में, तो आपको एनिमल किंगडम में पहले जनरल शुरुआती 2 क्लासें आपको आनी चाहिए, जहां जनरल कैरेक्टर के बारे में अपने बात की थी, क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, और अंत में आप पढ़ सकते हो कॉर्डेटा से बेटा डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। फिर आता बायोमोलिक्यूल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल से आपको डबल फायदा होने वाला, मैंने कई बार इस चैप्टर की बात की। इससे लगभग 4 ऑन एवरेज 4 है, लेकिन पिछले सालों में इससे क्वेश्चन नंबर बढ़े हैं। 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले, प्लस आपको 2 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में मिलने वाले। तो टोटल अगर आप बात करो तो 4 या 5 क्वेश्चन आपको बायोमोलिक्यूल से आपको बायोलॉजी पोर्शन में मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट केमिस्ट्री पार्ट में आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में यहाँ कॉकरोच और फ्रॉग की स्टडी भी है, थोड़ा बहुत टिश्यू की स्टडी भी है। इससे जनरली कॉकरोच से 1 क्वेश्चन और टिश्यू से मिला करके जनरली 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। फिर इसके बाद बेटा शुरू होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। याद करो, ह्यूमन फिजियोलॉजी के टोटल 6 चैप्टर हैं। ये पूरा बेटा किस में आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये पूरा यहाँ से ब्रीदिंग से लेकर के केमिकल कोऑर्डिनेशन तक ये आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी देना। ये पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर मैं बात करूँ देना, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का अब आजकल जो नया ट्रेंड आया उसमें वेटेज ह्यूमन फिजियोलॉजी का थोड़ा कम हुआ है। उसका रीजन ये है कि बेटा और क्योंकि सिलेबस कम हुआ है, ठीक ना, और चैप्टरों का वेटेज बढ़ा है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज थोड़ा कम हुआ। अब मैक्स टू मैक्स आपसे 12 से 13 क्वेश्चन आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूछेगा। 12 से 13, 6 चैप्टर है, कितने बड़े बड़े चैप्टर हैं, कितना सारा टाइम लगता है पढ़ने में, ठीक ना। तो अब हम लास्ट टाइम पर हमारे पास अब मैक्सिमम 10 दिन बचे हैं, हमें पूरी बायोलॉजी रिवाइज करनी है। अगर आप चाहो तो हर चैप्टर आप पढ़ सकते हो, अंत टाइम पर आप अगर छोड़ सकते हो तो केवल ह्यूमन फिजियोलॉजी छोड़ सकते हो, क्योंकि साल भर आपने बहुत ज़्यादा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है, ठीक ना। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी लास्ट टाइम पर इन बचे 10 दिनों में, क्योंकि बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी आपने बचपन से ही पढ़ी, 9th क्लास से ही पढ़ी, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, ठीक ना। ये सारे कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आएगा, कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाए क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि 10 दिन ही तो नहीं पढ़ रहे हो, पिछले साल 2 साल से आप पिछले सालों से तो पढ़ ही रहे हो ना। हाँ, एंड टाइम पर इसमें मैं चाह रहा हूँ इसमें आप ज़्यादा टाइम ना लगाएं, इसको आप स्किप कर सकते हैं, किसको, ह्यूमन फिजियोलॉजी को। बस आप एक काम यहाँ करें कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारी चीज़ों को आप हटाते हुए, आप कोई चीज़ अगर जैसे नहीं पढ़ पा रहे हो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारी चीज़ों को आप ना पढ़ो, बस आप इनके डिसऑर्डर जरूर पढ़ के जाओ, बस
एंड टाइम पर आप जैसे 2-4 दिन बचे तो आप ब्रीदिंग के डिसऑर्डर, बॉडी फ्लूइड के डिसऑर्डर, एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर, मूवमेंट लोकोमोशन के डिसऑर्डर और केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के हार्मोनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर पर देखो मैंने कहा ना, ऐसे 12 क्वेश्चन आने, 12 क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक डिसऑर्डर से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिलने वाले, चाहे वो यहाँ का डिसऑर्डर पूछे, चाहे यहाँ का पूछे, चाहे यहाँ का पूछे, हर चैप्टर को आपको डिसऑर्डर्स तो आने ही चाहिए। अब कहोगे सर केमिकल न्यूरल वाले में तो डिसऑर्डर है नहीं, न्यूरल वाले में बेटा डिसऑर्डर नहीं है, तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट के कम से कम फंक्शन तो पता होने चाहिए कि टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर कहाँ है, ठीक ना, कि और आपका ब्रीदिंग सेंटर कहाँ है, कार्डियक सेंटर कहाँ है, कौन मतलब ब्रेन के डिफरेंट पार्ट का काम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई चैप्टर आप मिस तो नहीं कर सकते। मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि चाहे वो 1 दिन क्यों ना बचा हो, 10 दिन क्यों ना बचे हो, हम बायोलॉजी का कोई चैप्टर मिस नहीं कर सकते, क्योंकि बिना बायोलॉजी के डॉक्टर बनना संभव नहीं है। तो आप, हाँ अब हमारे पास टाइम कम है तो आप चाहो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपने बहुत पढ़ी है, आप ये चैप्टर, आप बड़े चैप्टर हैं, इनको मिस करके आप दूसरे चैप्टरों में आप पूरा टाइम लगा सकते हो। खासतौर से 12th के चैप्टरों में आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि बेटा अब आजकल जो 2-3 चैप्टर हैं बड़े ट्रेंड में आ गए हैं कि जो ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड चैप्टर है, जो मैं बार बार आपसे क्लास में ही बात करता हूँ, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, याद रखना रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड चैप्टर है, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक। और तीसरा बायोडाइवर्सिटी, पिछले साल देखो बायोडाइवर्सिटी से 6 क्वेश्चन डाले थे उसने, क्योंकि ये 3 छोटे छोटे चैप्टर है, अगर आप बैठो पढ़ना आप शुरू करोगे तो मुश्किल से आप आधे घंटे में ये चैप्टर आप निपटा दोगे। 3 चैप्टर है, बार बार बोल रहा हूँ, सुनना एक बार, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया एक, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, अब बॉटनी वाले पोर्शन में आप पढ़ोगे इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी। ये 3 चैप्टर है, आधे घंटे के चैप्टर हैं, लेकिन बस बायोडाइवर्सिटी थोड़ा डेटा वाला चैप्टर है, वहाँ डेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ से आपको 3 चैप्टरों से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। देख रहे हो बायोडाइवर्सिटी से अकेले 5-6 क्वेश्चन उसने डाले। तो ये एक इस तरह से हो सकता है कि आप इस तरह से कोई भी चैप्टर आप मिस ना करें, चाहे तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी मिस कर सकते हैं इन 10 दिनों के लिए। बस आप क्या करें, वहां के केवल और केवल आप डिसऑर्डर जरूर ध्यान दें। हाँ, लेकिन लास्ट में बेटा आप देखो कि आपको पूरी बायोलॉजी में आपको कुछ भी टाइम समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं लास्ट टाइम पे, तो आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो, इतनी यूनिट तो मस्ट है, इनको तो पढ़ना कंपलसरी है। यहाँ से डबल फायदा मिलने वाला है, आम के आम गुठलियों के दाम मिलने वाले हैं आपको। यहाँ से एक नहीं डबल फायदा है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न जूलॉजी पोर्शन में आने वाले हैं न बॉटनी पोर्शन में आने वाले हैं, ये पोर्शन एक कॉमन है। कुछ क्वेश्चन जूलॉजी में भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन बॉटनी में भी आएंगे। देखो मैंने आपको 6 यूनिट लिखी है, यहाँ मोर देन 50%, यहाँ से 50 से 60% तक का वेटेज है। मतलब आप अगर 90 क्वेश्चन आप बायो में आते हैं तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास इन यूनिट से आने वाले। देख रहे हो आप, पहली यूनिट है जेनेटिक्स, ठीक, तो जेनेटिक्स से, और दूसरी यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ही अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है बेटा। मैंने बोला ना बायोटेक्नोलॉजी से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, जेनेटिक्स से कम 8 से 9 क्वेश्चन आपको मिलने वाले। सेल एंड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन याद करो, पिछले साल नीट में 6 या 7 क्वेश्चन उसने डाले थे, ठीक ना। ये भी चैप्टर बहुत, केवल सेल डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ से क्वेश्चन जूलॉजी में भी आएंगे, बॉटनी पोर्शन में भी आएंगे। सेल एंड सेल डिवीजन, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ प्लस आपका सेल डिवीजन, ये मिला करके अच्छा खासा वेटेज बेटा कवर करेगा। प्लस इकोलॉजी, इकोलॉजी में शायद आपके 2-3 चैप्टर हैं, इकोसिस्टम वाला है, ठीक ना, और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी है, एक चैप्टर तो डिलीटेड हो गया था, तो वहाँ से आपको लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपको इकोलॉजी से मिलने वाले। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्यों बात कर रहा हूं बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है, लेकिन इससे जो भी सेलुलर एक्टिविटी आपके अंदर हो रही, क्या वो प्लांट के अंदर और ह्यूमन के अंदर वही सेलुलर एक्टिविटी तो है। मेरे अंदर ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ईटीएस सब कुछ मेरे अंदर हो रहा है, वही चीजें प्लांट के अंदर है। तो यहाँ से भी चैप्टर में कॉमन चीजें आने की संभावना है, ठीक। प्लस एक है बायोमोलिक्यूल, मैंने अभी बोला था बायोमोलिक्यूल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बॉटनी में भी क्वेश्चन मिलेंगे, जूलॉजी में भी क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस केमिस्ट्री में भी मिलेंगे। तो यहाँ तो ट्रिपल फायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप बात करोगे तो ये चैप्टर हैं जो आप कभी मिस नहीं कर
सकते, ठीक ना। ये एंड टाइम पर अब हमारे पास जो लास्ट 10 दिन बचे उसमें से ये चैप्टर तो आपको करना ही पड़ेगा। और मैंने कहा ना लगभग 50 क्वेश्चन से ऊपर आपको इन चैप्टरों से मिलने वाले, ठीक है ना। तो इस तरह से प्लस अभी और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इन चैप्टरों को आप रिवाइज करो, प्लस एक बार जो अपन ने अभी तक मॉक नीट आपने दिए, मेरे ख्याल से हम अभी तक टोटल पार्ट सिलेबस मिला करके अभी तक लगभग 12 या 13 टेस्ट आप दे चुके हो। बस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जितने आपने टेस्ट दिए आपके पास जो जो गलत किया होगा उसमें सर्किल जरूर लगे होंगे, उन जो सर्किल लगे, जो क्वेश्चन आपने गलत किया है वो आप कंसेप्ट निकालिए और अपनी बुक से, एनसीईआरटी से या आपकी रेफरेंस बुक से या बुकलेट से उस कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज कीजिए। बस यही काम करना। और भी आप अभी 2-4-5 दिन में आपके और भी मॉक नीट होने वाले, जहां गलती हो रही है आपको कुछ नहीं करना, वो कंसेप्ट आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी खोलनी है, एनसीईआरटी में क्या लाइन दी गई थी, नहीं समझ में आ रही तो अपना मत कोचिंग का मॉड्यूल खोलना है, वहां से आपको देखना है, नहीं समझ में आ रही आपको टीचर से मिलना है, ठीक है, यही काम करना। और अंत में ये हर चैप्टर वाइज इन चैप्टरों में खास तौर से जो मैं बार बार बोल रहा हूं, इन चैप्टरों को आप एक बार एनसीईआरटी से बिल्कुल आप एक बार रीडिंग करें, प्लस आपकी बुकलेट में जो हमने क्वेश्चन दिए थे लास्ट में, क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके कॉलम है, तो उसमें इसकी इन सारे चैप्टरों को प्रीवियस ईयर जरूर लगाए, ठीक ना। क्योंकि तुरंत जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखना बार बार, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के लगभग 150 क्वेश्चन डरे प्रीवियस ईयर में, तो वही क्वेश्चन घूम घूम के आएंगे। बायोमोलिक्यूल, सेलुलर रेस्पिरेशन, इकोलॉजी, इन सबके, क्योंकि ये मेन चैप्टर है बेटा, इन्हें हम मिस नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम कुछ अपनी लास्ट 10 डेज में हम क्या करें क्या ना करें, ये काफ़ी हद तक आपको, शायद ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकता है कि अब हमारे पास हमें कुछ नहीं पढ़ना है। सर ने तो हमें बताया कि ये चैप्टर आप पढ़ो, इन चैप्टरों से आपको कम से कम अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, रही बात ह्यूमन फिजियोलॉजी की, वो इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, उसे आप स्किप करो, वहां से आप क्या करो, बस डिसऑर्डर आप लास्ट टाइम पे देख लेना, बस आपका हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से अपन को ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक ना। और आप प्रॉपर आप मेहनत करते रहो। बस आपको मतलब डर लग रहा है, डर लगना बेटा स्वाभाविक चीज है, ये कोई नई बात थोड़ी। कोई भी अगर आप काम होगा उसमें डर तो लगेगा, बस हमें कुछ नहीं करना। आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आप अपने टीचर पे विश्वास रखो, आपको क्या पढ़ाया गया कि सही पढ़ाया गया, बस आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए खुद पर, आपके टीचर पर और अपनी कोचिंग पर। आपको क्या होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए कि जो भी मुझे कंटेंट बताया गया है वो एकदम सही है, एकदम सटीक है, ठीक ना। और मैं यहाँ वहाँ के वीडियो देखने के चक्कर में अपना कहीं कंसेप्ट गलत ना कर लूँ, बस यही आपको ध्यान रखना है कि जो हमें बताया गया है वो एकदम बात पूरी तरह सही है, ठीक ना। और इसी के साथ बेटा आप अच्छी तरह से पेपर करो, ठीक ना, और आप बिना टेंशन फ्री होकर के आप अपनी तैयारी जारी रखो। कोई भी डाउट आए आप बिल्कुल कोचिंग आइए और वहाँ आप पूरे प्रॉपर डाउट पूछिए। आप तो पेपर देने आते ही हो, और आप जो भी क्वेश्चन ना बने आप प्रॉपर डाउट लेके आए, प्रॉपर आए। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो पूछ जाते हैं, ठीक है बेटा। इस तरह से आप तैयारी करो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।